अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ख़ुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान। हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान का उन ममालिक में शुमार होता है और 24वां नंबर है जहाँ पर जो है वो ख़ुदकुशी का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है। मामूली टेंशन हो या कोई डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, हम लोग देखते हैं कि लोगों को जो सबसे आसान तरीका या आसान हल मिलता है वो होता है ख़ुदकुशी। और जो है उसके बाद जो पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है और उसके बाद जो मसले मसाइल बाकी जो है उनको सामना करना पड़ता है, उनको तो बिल्कुल साइड पर कर देते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसके लिए सबसे आसान हल यही होता है। ख़ुदकुशी के जो बढ़ते हुए वाक़यात हैं, आखिर इनकी वजह है क्या? और अगर देखा जाए तो इस्लाम में भी ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया है। तो अगर ये वाक़यात बढ़ रहे हैं तो इसके पीछे क्या अनासर हैं, किस तरीके से जो है वो इस पर काबू पाया जा सकता है? क्योंकि हम देखते हैं कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में भी होता है जहाँ पर जो ख़ुदकुशी के आदाद व शुमार हैं उनका कोई पेपर वर्क मौजूद नहीं है, कोई लिस्ट मौजूद नहीं है, बस वो हैं और वो बढ़ते जा रहे हैं। इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि क्या वजह है, किस तरीके से इन सारे मसाइल से जो है वो निकला जा सकता है, किस तरीके से इंसान की क्या क्या मजबूरियाँ होती हैं, क्या क्या वजूहात होती हैं जिनको बेस बनाकर इंसान ख़ुदकुशी की तरफ जो है वो जाता है। ये सब कुछ देखेंगे आप आज के बनाम सरकार में। हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आते हैं, हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे सामने होती हैं, बातें ऐसी हमारे सामने होती हैं जिनको हम कम्प्लीटली अवॉइड कर देते हैं और बाद में जो है वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आते हैं जिनको हमें जो है वो फ़ेस करना पड़ता है और बड़ा मुश्किल होता है उसको फ़ेस करना। हम ये देखते हैं कि जो इंसान डिप्रेशन के फेज़ से गुज़र रहा होता है या कोई परेशानी होती है वो तो उसको लगता है ये बहुत इजी सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन का इस्तेमाल तो कर लेता है, लेकिन उसके बाद जो पीछे वाले लोग होते हैं, जो फैमिली होती है, जो बाकी लोग होते हैं, वो किस तरीके से सफ़र करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है। हमारे साथ एक फ़ैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये ख़ुदकुशी वाला वाक़या जो है कहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद से अब तक जो है इनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और किस तरीके से जो है ये इस सारी सिचुएशंस को जो है वो फेस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपके हस्बैंड थे जिन्होंने जो है वो ख़ुदकुशी की, बिजली का बिल था, बाकी जो परेशानियां थी या जो महंगाई की वजह से बात है, गरीब इंसान हो 77,000 का बिल आ जाएगा। काफ़ी उन्होंने चक्कर काटे कैसी ऑफिस के, यहाँ तक के मुकदमा जो होता है वो भी उन्होंने करा। 2 महीने तक ये चला, लेकिन बिल में उन्होंने कोई कमी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। तो ये टेंशन थी। और दूसरा ये कि भाई ऐसी बात है, वो कमाएंगे, बच्चों को खिला लें, बड़ी बात है, इतना ज़्यादा बिल भरना, फिर ये नहीं हो रहा था अफोर्ड। टेंशन ही थी उनको। फिर छुट्टियां कर करके फिर वो केस की तारीखें मिलती थी तो उस पर जाते भी थे, तो वो वहाँ भी गए आए, लेकिन बिल में कोई कमी नहीं हुई। तो यही टेंशन है थी। फिर अब जाहिर सी बात है, उन्होंने अगर वो किश्त लगा भी दी थी तो फिर महीने का भी भरें, किश्त भी भरें, तो फिर मसला हो रहा था। अच्छा, मतलब महीने का बिल अलग आ रहा था और किस्त की पेमेंट आपको अलग भरनी पड़ रही थी। तो उसके कितने अरसे बाद ये हुआ? मतलब उन्होंने को बात उसी दौरान ये केस चल ही रहा था। मेरे पास है, बोले तो मैं पर्चे दिखा दूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक का पकड़ना मुझे। ये उन्होंने ना एप्लीकेशन भी लगाई थी, बाकायदा पूरा केस चला था, लेकिन जो है ना कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ जब एक इंसान ही नहीं रहा। तो मैं क्या कर बेटा, पीछे ही है इसके 77,000 का जो बिल आया है वो पीछे ही है। बहुत भाग दौड़ की थी उन्होंने, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मतलब जब आपको बिल आया था ये 77,000 रुपये का जी, उसके बाद उन्होंने जो है वो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस के चक्कर लगाया, उसके बाद उन्होंने आपको जो है वो किस्तें करके दे दी, तो उसके किस्तें भी उस सूरत में करी। देखे पहले कितने सारे पैसे भरवाए थे। अच्छा, ये पहले आपने, उसके बाद आपने पैसे भी भरे थे? देख लें, 20,000 रुपये तकरीबन, 17 के 20 हैं, कुछ ऐसी भरे। अच्छा, तो उनको पहले वैसे कोई था, उनको हेल्थ का मसला, सेहत का कोई मसला था उनका? तो कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सही था। फिर क्या हुआ अचानक से? ये टेंशन है। किस टाइम पे हुआ? काम पे से ही आए थे। अब बंदा काम पे से आता है, बैठता है, घर में बैठे बात करी, थोड़ा सा लेटे, बस एकदम से उनको अटैक हो गया। कोई इतना ज़्यादा देर भी नहीं हुई थी आए हुए, बस
यही बिल की ज़्यादा उनको टेंशन है थी। बात करते थे वो? हाँ, अच्छे खासे आए थे वो काम पे से। नहीं तो मतलब इससे पहले बात करते थे कि मतलब ये मसला है, ये परेशानी है, इसको किस तरीके से हल करना है या कुछ भी मतलब होता है ना मियाँ? यही बोलते थे कि अगर ये जैसे कि मैं केस तो हो रहा है, मतलब 2-3 और भी थे जो उनके साथ गए थे जिनके बिल ज़्यादा आए थे वो हमारे उधर से। तो ये कहने लगे अगर ये चलो ये गलती से उन्होंने भेजा है, जो भी हुआ है हम तो हर महीने भरते ही हैं, तो ये बस उनका ये था कि ये ख़त्म कर दें, जो हमारा करंट बिल आता चला आया है उसी हिसाब से एकदम से इतना सारा क्यों दे दिया। इसी चक्कर में बस ज़्यादा परेशान थे वो। अब मुझे बताएं कि उनकी इस डेथ के बाद क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, फिर आपने बिल पे किए? उसके बाद ये भाई बिल जो आते हैं वो तो मैं करती हूँ, वो ये तो पैसे वो लोग छोड़ते नहीं हैं, लाइट काट के चले जाते हैं, धमकी दे के जाते हैं, फिर मजबूरन भरना पड़ता है। आपने बताया उनको ये सब पता है उनको। तो उन्होंने क्या कहा कि साहब? उन्होंने ये इधर चली जाइएगा, यहाँ का एड्रेस लेना है, हम कुछ नहीं कर सकते, उधर चलिए। अब मैं कैसे जा सकती हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर चली जाए। 1-2 जगह गई भी हूँ तो कोई फ़ायदा ही नहीं है जाने का। अच्छा मुझे बताएं कि अब ये वाला जो सारा वाक़या हुआ है और उसके बाद से, क्योंकि पहले मर्द हजरात ऐसे होते हैं जितनी भी लगी हो तनख्वाह, एक तनख्वाह तो घर में आती है ना, गुजारा हो रहा होता है। अब मर्द ना हो उसके बाद क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं? अब कैसे देखती हैं घर को, बिल्स को, बच्चों को? उसके बाद से तो ये परेशानी ही नहीं ज़्यादातर तो। जाहिर सी बात है जो एक बाप अपने बच्चों के लिए करता है वो कोई और थोड़ी कर सकता है। अब घर में सिलाई करके इतना थोड़ी कर पाती हूँ। ये है कि अब पहले बच्चे पढ़ रहे थे, अब पढ़ते नहीं हैं। अब एक औरत खिला ले 3 टाइम बच्चों को, 4 बच्चों को कमा के, तो भी बड़ी बात है। तो बस इसी तरीके से अभी चल रहा है, साल हो गया है तकरीबन। अफसोस है मुझे इस चीज़ का, भी बच्चे पढ़ते पढ़ते रह गए हमारी वजह से, मतलब जो भी हमारे हालात हैं इस वजह से ये परेशानी। और ये घर भी रेंट का है मेरा, पहले मैं ससुराल में थी, अब किराए पे आ गई हूँ। तो मतलब ये उनके इंतकाल के बाद हुआ है? इंतकाल के बाद। क्यों, मतलब ससुराल से आप यहाँ क्यों आ गई? यहाँ अम्मी का घर है तो थोड़ी सपोर्ट हो जाती है। मैं अकेली थी इस बच्चों के साथ, बहुत प्रॉब्लम थी वहाँ पे। कहीं आना है जाना है, कोई काम है, यहाँ ये अम्मी का घर थोड़ा करीब है तो इतनी वो परेशानी नहीं होती। छोटे बच्चों को छोड़ जाती हूँ उनके पास, कहीं आना जाना होता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, हम देखते हैं कि जब इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है फैमिली में, तो जो फैमिली के लोग होते हैं या जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं वो भी ज़रा थोड़ा सा एक दूरी जो है वो इख्तियार कर लेते हैं कि ठीक है बस अब क्या तो ससुराल वालों ने यही तो करा सब, मतलब वही वाली बात है ना, सब यही हो जाते हैं कि बस जो था उसके से ही ताल्लुक़ था, अब किसी और से थोड़ी ताल्लुक़ है। अच्छा मुझे बताइएगा कि अब आप सिलाई कर रही हैं, सिलाई के अलावा अब मतलब किस तरीके से आपने बच्चों को जो है वो हटा लिया है, तो अब बाकी जो गुजारा होता है, क्योंकि अगर आप अम्मी के घर पर भी हैं तो बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं छोटे बच्चों के जो खुद ही उठाने पड़ते हैं, खुद ही देखने पड़ते हैं, वो किस तरीके से मैनेज होता है? बस ये थोड़ी सपोर्ट मेरे भाई कर देते हैं जब कोई होता है, क्योंकि उनकी भी इतनी पक्की नौकरियां नहीं है, वो खुद एक मज़दूर है। तो बस ये थोड़ा बहुत फिर भी मेरी परेशानी देख के वो लोग कर देते हैं मेरे लिए। बाकी मैं सिलाई करके ही कर लेती हूँ, बस यही चल रहा है अभी तो। ठीक है जी, हम बात कर रहे थे और यही वाली बात है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा नहीं होता कि किस तरीके से जो है वो बाद में हमें मैनेज करने हैं या हमें मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसी परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आती भी हैं जिनका शायद हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता, लेकिन जब वो आ जाती हैं तो फिर उनका जो है वो मुकाबला करना पड़ता है, हालात का मुकाबला करना पड़ता है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। ख़ुदकुशी की अगर बात की जाए तो कराची में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो कि ख़ुदकुशी के केसेस होते हैं और वो रिपोर्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन उनमें से चंद केसेस ऐसे होते हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं। पिछले साल की रिपोर्ट क्या कहती है, इस साल की रिपोर्ट में देखा जाए तो क्या इजाफा हुआ है या कमी आई है, इन्हीं सब पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फैसल ईदी साहब। तो क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब भी इस तरह का कोई भी मामला होता है, कोई भी केस रिपोर्ट होता है, तो ईदी साहब के या ईदी फाउंडेशन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट्स इनके पास मौजूद होती हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके पास मौजूद होते हैं। तो फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब मुझे बताइएगा कि खुदकुशी के रेट्स की अगर बात की जाए लास्ट ईयर से इस ईयर को कंपेयर किया जाए तो बढ़ी हैं तादाद या कम हुई है? खुदकुशी के जो सालाना हमारे पास जो केसेस रजिस्टर्ड हुआ है
वो 2023 में 195 और 2022 में 166 है, तो इजाफा हुआ। अच्छा, मुझे बताइएगा फैसल साहब, हम देखते हैं कि ये जो खुदकुशी करने का रुझान है ये बढ़ता ही जा रहा है, और कराची शहर में हम देखते हैं कि हर जगह पर आपको इंसान डिप्रेस नज़र आता है। आप वैसे क्या समझते हैं कि इसकी बुनियादी वजह आपकी नज़र में क्या है? माशी बदहाली सबसे बड़ी वजह है इस वक्त, और उस माशी बदहाली की वजह से इस वक्त डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गया। बच्चे डिमांड करते हैं, आपके घर वाले डिमांड करते हैं। अब वो पुराने जिस खर्चों पे स्कूल भेज सकते थे, हर कोई जो है वो डिमांडिंग हो गया, तो उसकी वजह से ये कर नहीं पा रहे हैं अपने अखराजात। ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई है। पहले किचन में आप समझ लें ना, पहले किचन में 20-25% खर्च हो जाता था, अब किचन में 40-50% जो है वो खर्च हो जाता है आम आदमी की तनख्वाह का। तो फिर उसके अफेक्ट जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की शक्ल में सामने आते हैं, डिप्रेशन की शक्ल में सामने आते हैं। अच्छा फैसल साहब, हम ये भी देखते हैं कि जैसे आपने बात की कि बहुत सारे मसाइल बढ़ गए हैं, माशी बदहाली एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इंसान जब डिप्रेस होता है या कोई भी उसको परेशानी आती है, सरकार की जानिब से उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता या उस तरीके से सुनवाई होती नहीं है, जिसकी वजह से लोग इंतहाई कदम उठाते हैं। क्योंकि मैं यही बात कह रही थी कि अपनी जान लेना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल काम है। आप सरकारी रिकॉर्ड देखेंगे तो उनके रिकॉर्ड में 20 एंट्रियाँ होंगी खाली पूरे कराची की, और हमारा रिकॉर्ड में जो है वो 195 है इसी साल की, क्योंकि लोग रिपोर्ट ही नहीं कराते। जिसने खुदकुशी की भी होती है, अगर वो बच जाता है तो उसके ऊपर FIR है और फिर उसको अदालतें भुगतनी पड़ती हैं, थाने भुगतने पड़ते हैं, तो लोग उनसे घबराते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो लोग रिपोर्ट ही नहीं कराते। लोग कहते हैं कि एक्सीडेंट हो गया या गलती से कोई चीज़ हो गई या जहनी माजूर है, उसने इसकी वजह से जो है वो ये हरकत कर ली ना, तो अमूमन लोग छुपाते हैं। और ये फिगर जो है आप सरकारी रिकॉर्ड में जाके देखेंगे, ये तो ये खुदकुशियों का होगा ही नहीं। अच्छा, जैसे फैसल साहब आपने कहा ना कि कुछ लोग खुदकुशी की कोशिश करते हैं, कुछ कामयाब हो जाते हैं, कुछ बच जाते हैं, तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के पास जब इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं, कॉल्स आती हैं, आप लोग पहुंचते हैं, तो क्या मंजर देखने को मिलते हैं? क्या जैसे पहले जैसे कोई इंसान फॉर सपोज गायब हो गया या नहीं घर आया तो लोग सबसे पहले, अब तो लोग रिपोर्ट भी नहीं कराते, लेकिन लोग रिपोर्ट कराते हैं, वो प्रोसेस एक दफ़ा बताइएगा कि पूरा सारी प्रोसेस। खुदकुशियाँ गायब होने पे नहीं होती ना, लोग घर में दवाई पी के बेहोश हो जाते हैं, लोग पंखे से लटक जाते हैं, लोग अपने आप को गोली मार देते हैं, और कुछ होते हैं जो समंदर में जाके कूद जाते हैं या दरियाओं में जाके कूद जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। कुछ दवाइयाँ पी लेते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स पी लेते हैं जो कीड़ा मार दवाइयाँ होती हैं। अच्छा, जैसे अगर आपको कोई लाश, कोई डेड बॉडी मिलती है और आप उसको लेकर आते हैं, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? मतलब उसको शनाख्त हमें करना कोई भी लाश मिलती है हम उठाते नहीं है, सबसे पहले जो है वो पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस उसकी जो है वो पंचनामा जिसे कहते हैं वो करती है, एंट्री करती है इसके बाद फिर वो हमें इजाज़त देती है कि इसको उठाएं, क्योंकि उसकी सारे कवायद लिखने होते हैं, उसकी एसोसिएटेड नॉन एसोसिएटेड आर्टिकल्स जो उससे साथ रिलेटेड हैं वो उसकी लिस्ट बनाती हैं, और जो एविडेंसेस इनको अंदाज़े होते हैं वो लिखते हैं, तस्वीरें लेते हैं बाज़ औक़ात। इसके बाद फिर हमें इजाज़त देते हैं। अगर ज़ख्मी है तो फिर हम उठा लेते हैं। ज़ख्मी हो तो अच्छा, ऐसे कभी हुआ है कि कोई डेड बॉडी मिली हो और उसके बाकी लवाहिकीन ना मिल रहे हों, या वो इस शहर का ही बंदा ना या बंदी ना हो? इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं या कि आसानी से हो जाती है शनाख्त वगैरह? शनाख्त अमूमन हो जाती हैं। लड़कियों की कम लावारिस लाशें मिलती हैं, मर्दों की ज़्यादा मिलती हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि औरतें ज़्यादातर घरों में रहती हैं। मर्द जो हैं, जो अप कंट्री से यहाँ पे काम करने के लिए आते हैं या कारोबार के सिलसिले में आते हैं या किसी ना किसी बिज़नेस या किसी भी चक्कर पे आते हैं, और रास्ते में इनको हार्ट अटैक हो जाए या अकेले काम कर रहे होते हैं, हार्ट अटैक हो जाए, तो फिर इनकी कोई शनाख्त के लिए नहीं आता। और इनके घर वाले अप कंट्री में होते हैं, सरहद में होते हैं, कश्मीर में होते हैं, गिलगित में होते हैं, पंजाब में होते हैं, और वो उनको पता ही नहीं चलता, उनको कहीं कहीं महीनों तक पता नहीं चलता। अच्छा, मुझे बताइएगा फैसल साहब, इतना आपका जो है वो एक्सपीरियंस है, इंसानियत के साथ इतना गहरा रिश्ता है, मुझे बताइएगा कि ये सारे जो वाक़यात हमारे शहर में स्पेशली होते हैं, इसकी आप क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है, क्या होना चाहिए जिसकी वजह से लोग इतना डिप्रेशन में चले जाएं या इस हद तक लोग सोचने लग जाएं कि अपनी जान ले ली जाए? इसको सर्वे होना चाहिए, इसकी वजह क्या थी? बेरोज़गारी थी या घरेलू नाचाकियाँ थी या
माशी बदहाली थी, इनकी वजूहात की बुनियाद पे फिर इनको कम किया जा सकता है अगर प्रॉपर स्टडी हो, इनके ऊपर रिसर्च हो। यहाँ पे तो रिपोर्ट ही नहीं होती हैं चीज़ें, तो रिसर्च तो बात की चीज़ है, मेरे ख्याल से रिसर्च तो नामुमकिन है। जब ये रिपोर्ट हों और आप इन सब के पीछे कॉजेज़ जाके देखें और जो सबसे बड़ा कॉज है, दो मिसाल के तौर पे दो बड़े अगर कॉजेज़ हमें पता चल जाए तो फिर उसके काउंटर के लिए फिर कोशिशें की जा सकती हैं। लोग जब डिप्रेशन में हों या जो भी वजह हो, उस वजह को ख़त्म करने के लिए आपको फिर प्रॉपर काउंसलिंग और चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा, आपने इतनी चीज़ें मौजूद हैं, ऐसा नहीं काउंसलिंग नहीं हो सकती, काउंसलिंग मौजूद है, साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, लेकिन आइडेंटिफाई हो पहले ये प्रॉब्लम्स लोगों में आइडेंटिफाई ही नहीं होती, वो वायलेंट हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता घर वालों को कि वो जहनी दबाव का शिकार है और वो किसी जहनी मर्ज का जो है वो शिकार है और इसके थ्रू वो गुजर रहा है। फैसल साहब, मुझे ये बताइएगा आखिर में कि आपने जैसे बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हमारे शहर में मौजूद हैं जो कि जाके हुकूमती सतह पर बात करते हैं मसाइल पर कि ये देखें ये हो रहा है, ये पहले नहीं होता था, अब ये ज़्यादा हो गया, इस पर काम किया जाए। आपको लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं आपको सीरियस नज़र आती है इन मसाइल को लेकर? हुकूमत तो काम करने के लिए तैयार है, लेकिन लोगों की जो इदारे हैं, अवामी इदारे हैं, हमारे जो तालीमी इदारे हैं, वो इन डेटा को ले उस पर रिसर्च करें तो फिर हुकूमत से डिमांड की जा सकती है। हमारे पास तो डेटा अवेलेबल है, हमने आपको दे दिया, आपने हमसे अप्रोच किया, हमने आपको दे दिया, आपने न्यूज़ बनाई। इसी तरीके से अगर कोई रिसर्चर हमसे रब्ता करे और इससे हमसे डेटा लेना चाहें, हम इनको सारा डेटा दे देंगे और वो इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करें और फिर जो है वो गवर्नमेंट के साथ मिलके अगर ये साल की 150 लाश ज़िंदगियों को अगर हम बचा सकते हैं थोड़ी सी एफ़र्ट करके, तो ये मेरे ख्याल से बुरा नहीं होगा। मुमकिन है, लेकिन थोड़ी सी एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम लोग वही वाली बात है कि हम लोग आगे पीछे बहुत सारे मसाइल पर बात कर रहे होते हैं, लेकिन किसी की ज़िंदगी या किसी की जान की कीमत आजकल इतनी हमने बिल्कुल बेवकूफ़ कर दिया है किसी की जान को कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अगर हमें पता चले कि किसी ने ख़ुदकुशी कर ली है या किसी का जो है वो एक्सीडेंट हो गया या किसी को मार दिया गया, हम बॉदर ही नहीं करते। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ये मसाइल बड़े सीरियस हैं, संगीन मसाइल हैं, इनको अवामी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी जो है वो सीरियसली लेना चाहिए ताकि लोगों की ज़िंदगियाँ जो हैं वो बचाई जा सकें। फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद थे जो हमें फैक्ट्स एंड फिगर से जो है वो आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम लोग ख़ुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान के हवाले से और हम लोग देखते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह डिप्रेशन या एंजाइटी भी होती है। क्या मसले मसाइल होते हैं, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब जो कि साइकेट्रिस्ट भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच सर, पहले तो इतने शॉर्ट पीरियड पर टाइम देने के लिए। मुझे बताइएगा, ख़ुदकुशी का बढ़ता हुआ रुझान हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे वजह क्या होती है कि एक इंसान बिल्कुल ठीक ठाक है, अचानक से उसको ख्याल आता है कि अब मैं ख़ुदकुशी कर लूँ? देखें, इसके पीछे वैसे ख़ुदकुशी तो मल्टी फैक्टोरियल है, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मगर मेरी नज़र में सबसे बड़ी वजह जो है वो नफ्सियाती बीमारियां हैं। उनका पता ना होना कि ये नफ्सियाती बीमारी है कि नहीं है। जैसे डिप्रेशन की बीमारी सबसे ज़्यादा कॉमन है ख़ुदकुशी कॉज करने में। तो इस बीमारी की नॉलेज का फुकदान जो है ना, इस वजह से मेरे ख्याल से ख़ुदकुशी होती है। लोग समझ नहीं पाते कि ये आम कोई डिप्रेशन उदासी नहीं है, बल्कि ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, उदासी की बीमारी है, जो कि दिमाग में केमिकल के कुछ ऊंच नीच होने की वजह से, ख़राबी की वजह से पैदा होती है। बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं और आपने भी देखा होगा कि जिनके हालात बिल्कुल ठीक हैं, पैसा भी है, अच्छे घर वाले भी हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी उनको उदास रहते हैं, ख़ुदकुशी के ख्यालात आते हैं, बड़े अच्छे अच्छे ख़ानदान वाले ख़ुदकुशी कर भी लेते हैं। तो वो दरअसल आम उदासी नहीं बल्कि उदासी की बीमारी होती है, डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है उनको। तो मेरे ख्याल से ये पता होना चाहिए घर वालों को, दोस्तों को कि यार ये उदासी जो है ना नॉर्मल नहीं है, ये इतना उदास रह रहा है, कोई वजह भी नहीं है कोई ख़ास, तो और फिर इसको ख़ुदकुशी के ख्यालात आने लगे, तो उसका इलाज कराना चाहिए मेरे ख्याल से। और हम ये कहते हैं साइकेट्रिस्ट में कि कभी भी कोई मजाक में भी कहे कि यार मुझे ख़ुदकुशी के ख्यालात आ रहे हैं, यार मैं मर जाऊँ तो अच्छा है, क्या फ़ायदा है ज़िंदगी का, तो इनको कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियस समझना चाहिए और उससे फिर बात करनी चाहिए, भाई क्या क्या मसला क्या है, क्यों तुम्हें ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, और आपको लगे कि हाँ यार ये तो बहुत डिप्रेस है, तो उसका इलाज करना चाहिए फ़ौरन। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसा भी होता है लोग समझते हैं कि अच्छा इसके पास पैसा नहीं है, फाइनेंशली कोई कह लें कि स्टेबिलिटी नहीं है, ये वजह है, या कोई ब्रेकअप हो गया ये वजह है,
या कोई घर में तनाज़ात किसी आपके वजह हो पे रहे डालने की हैं, कोशिश बस ये करते हैं, 3 हाँ। वजूहात हैं, हम इन 3-4 को हम कहते हैं कि अच्छा हो सकता है कि इसको सुसाइडल थॉट्स आ रही हूँ। इसके अलावा तो हम सोचते ही नहीं, अगर कोई बंदा उदास बैठा हम कहते हैं ड्रामे कर रहा है। ड्रामे कर रहा है। तो आप मुझे बिल्कुल। बताएं कि ये अगर देखा जाए सोसाइटी में तो लोगों को अवेयरनेस भी तो नहीं है। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह का अगर इंसान हो किस तरीके से टैकल करना चाहिए? देखें, अब बात यह है कि अगर आप बात करें कि गुर्बत की वजह से, तो फिर 90% पाकिस्तान को खुदकुशी कर लेनी चाहिए। ठीक है, पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त गुर्बत में, तो सब क्यों नहीं करते? ठीक है, इसी तरह आप हार्ट ब्रेक का, मोहब्बत में नाकामी का, एक स्टेज जवानी में गुजर गई, तकरीबन सभी ने मोहब्बत की होती है, इश्क में जो है ना वो हुए होते हैं, तो सबको नाकाम हुए होते हैं, सभी को खुदकुशी कर लेनी चाहिए उस उम्र में, सब क्यों नहीं करते? तो आम डिप्रेशन और डिप्रेशन की बीमारी में फ़र्क ही है कि जब आम बंदे पे स्ट्रेस आता है तो वो उदास होता है वक्ती तौर पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उससे निकल आता है, अपने काम ज़िंदगी रिज्यूम कर लेता है। डिप्रेशन का बीमारी उस स्ट्रेस से निकल नहीं पाता अगर उस पर पड़े, और वो उसके डिप्रेशन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और इवेंचुअली वो उसकी तरफ, खुदकुशी की तरफ आ जाता है। मैं आपको एग्जांपल दूं कि बीमारी जो होती है वो जीन्स में होती है, दिमाग में मौजूद होती है। कुछ थोड़ा बहुत स्ट्रेस आने की वजह से वो बढ़ जाती है या सामने आ जाती है। फ़र्ज़ करें 2 बंदे हैं, बिल्कुल एक जैसे, उम्र भी एक है, कमाते भी एक ही जगह पे काम करते हैं, और मगर एक के अंदर वो डिप्रेशन के जीन मौजूद हैं और एक में कोई डिप्रेशन का जीन नहीं है मौजूद। दोनों नौकरी से फारिग हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों डिप्रेस होंगे वक्त में, मगर जो आम बंदा है जिसमें डिप्रेशन के जीन्स नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होगा अपने पैरों पर, कहेगा चलो मैं बाहर निकलता हूँ, नौकरी वगैरह ढूंढता हूँ, और वो कुछ कर लेगा अपना काम। मगर डिप्रेशन वाला बंदा बिल्कुल बैठ जाएगा कि अब मैं तो फ़ायदा नहीं है, मैं तो इतनी कोशिश कर ली है, मैं तो कोई, अब तो मैं ज़िंदगी का फ़ायदा नहीं है, अब तो मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। तो वो डिप्रेस से डिप्रेस तर होता जाएगा और फिर खुदकुशी के ख्यालात शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे आपने बात की ना, अब एक इंसान है और वो उसके अंदर जीन्स हैं कह लें, या वो उसको ये बीमारी है, तो मुझे पता है इसकी तशखीस कैसे होगी कि अगर आपके इर्द गिर्द हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर इन बातों को सीरियसली लिया ही नहीं जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं तो इनको उसकी तशखीस कैसे होगी कि नहीं यार ये वाकई बेचारा, या इसको ज़रूरत है, या बात की जा सकती है, तो तशखीस कैसे मुमकिन है? देखें, तकरीबन सारी जो नफ्सियाती बीमारी है ना, उसकी बीमारी कहाँ है और नॉर्मल बिहेवियर कब है, उसमें जो लाइन ड्रॉ की जाती है वो तब करते हैं कि जब उसकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो। मतलब कि नौकरी करता है तो वो नौकरी सही से नहीं कर पा रहा, छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं, पहले एक करता था हफ्ते में, अब 2-3, अब कई हफ्तों से आ ही नहीं रहा काम पे। ठीक है, फिर या पढ़ाई करता है, स्टूडेंट है, तो यार पहले तो बड़े अच्छे ग्रेड्स आते थे, स्कूल वाले भी तारीफ़ करते थे, मगर अब जो है वो पढ़ ही नहीं पा रहा, नंबर भी गिरते जा रहे हैं, बल्कि फ़ेल होने लगा है। इसी तरह घर के अंदर पहले तो बड़ा हंसता खेलता था, अब फ़ौरन गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, लड़ाई शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। ये सोशल फंक्शनिंग, दोस्तों में पहले जाता था, अब कहता है मेरा दिल नहीं करता, अब नहीं जाता है, दोस्तों में मिलता है, बातचीत नहीं करता। क्रिकेट खेलने का पहले बहुत शौक़ था, अब छोड़ दिया, कहता है क्रिकेट खेलने का दिल भी नहीं करता। तो अगर ये जब फंक्शनिंग अफेक्ट होती है ना बंदे की, नॉर्मल अपनी लाइफ से निकल जाता है वो, तो हम कहते हैं कि भाई ये अब नॉर्मल डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये तो हो गया, आपके पास जो केसेस आते हैं उनमें ज़्यादातर केसेस जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि लोग आके बोलें कि हमें सुसाइडल थॉट्स आती हैं, तो आप उसको किस तरीके से फिर ट्रीट करते हैं? अगर जैसे हम बात करते हैं ना, केमिकल इम्बैलेंस भी हो जाता है, लोग आते क्यों हैं और आप कैसे ट्रीट करते हैं और इसका सोल्यूशन क्या है? हर बीमारी की तरह नफ्सियाती बीमारी भी, डिप्रेशन की भी कैटेगरीज होती हैं, माइल्ड, कम, मॉडरेट, दरमियानी दर्जे का, और सीवियर, बहुत शदीद डिप्रेशन। तो तीनों का इलाज थोड़ा मुख्तलिफ होता है। जो बहुत कम दर्जे का होता है वो साइकोथेरेपी और इन हरबों से कि भाई आप शेयर किया करें, अपने नेगेटिव ख्यालात के बारे में सोचा करें, उनको पॉजिटिव करने की कोशिश करें, ये चल जाता है, और कभी कभी दवाइयाँ। फिर मॉडरेट दर्जे का जो डिप्रेशन होता है उसमें दवाई तकरीबन लाजमी देनी पड़ती है, और दवाइयों से आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो जाते हैं। फिर सीवियर दर्जे का जो डिप्रेशन होता है उसमें खुदकुशी के बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहे होते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि एक इंसान डिप्रेशन में है और उसको इस तरह के थॉट्स आ रहे हैं, वो ट्रीटमेंट अपना कराता है, इलाज मुमकिन है, और इलाज तो मुमकिन होने के बाद आगे चलकर उसको इस तरह के थॉट्स दोबारा आ सकते हैं? क्योंकि देखें, जब एक वही वाली बात है ना, एक आपकी थेरेपी हो, एक आपका सेशन हो, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलता है जब आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हो, वो आपको सिचुएशन हैंडल करना बताता है। तो आगे चलकर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो इतना केपेबल हो जाता है कि वो उसको कोप अप कर सके, या बड़ा मुश्किल हो जाता है दोबारा फिर वही
बैक टू स्क्वायर वन पर आ जाती है गेम? नहीं, बहुत फ़र्क जब अपनी लोग थेरेपी करा रहे होते हैं और इलाज करा रहे होते हैं तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क आता है। दवाइयों से हम समझें उसका केमिकल इम्बैलेंस ठीक करते हैं, और बातचीत से जो इलाज करते हैं उससे हम जीने का तरीका सिखाते हैं उसको कि भाई अगर ऐसे भी कर रहा है तो तुम्हें क्या करना है। तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है ज़मीन व आसमान का। साइकोथेरेपी का मकसद ये होता है कि उसके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके जो मसाइल हैं ज़िंदगी के, वो हल किए जाएँ, और फ्यूचर में ऐसा वाक़या पेश आए तो उस वक्त वो क्या करे। उससे भी बात करते हैं कि भाई अगर चलो बॉस ने चीखा है तो तुम ये कर लो, फला चले जाओ। अगर वो तुमसे कोई मिलने नहीं आया तो नेगेटिव ख्यालात आते हैं, शायद वो मुझे पसंद नहीं करता। तो आप पॉजिटिव ख्यालात लाएं कि भाई हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो, आप उसको कॉल करके पूछेंगे भाई तुम क्यों नहीं आए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि बहुत फ़र्क पड़ती हैं। ऐसे आपने और आपका सवाल जो मैं समझ रहा हूँ ये भी है कि क्या बीमारी ठीक हो गई, डिप्रेशन भी ठीक हो गया, अब वो ठीक है, तो ज़िंदगी में क्या दोबारा डिप्रेशन आ सकता है, शायद ये आपका सवाल है। तो ऐसा हो सकता है कि कभी बीमारी ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद लौट आए, वापस आ जाए। तो इसका भी हम बताते हैं कि पहले से कि शुरू में पता चल जाए कि यार आपको लगे कि अब थोड़ा थोड़ा मैं लगता है वापस से डिप्रेस हो रहा हूँ, अलामात वापस आ रही बीमारी की, तो फ़ौरन से वापस इलाज शुरू किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात की क्लैरिटी भी दे दीजिएगा कि लोग अक्सर ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, वो आपको जो दवाइयाँ रिकमेंड करेंगे या तो वो नशे की अद्वियात होंगी या आप सारा सारा दिन सोते रहेंगे, तो वो जैसे ही दवाई का असर ख़त्म हुआ यू आर बैक टू दैट स्टेज। इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अक्सर लोग यही समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट बस नींद की गोलियां देता है और बस सुलाता रहता है और कुछ नहीं करता। तो ऐसा नहीं है, नींद की गोलियां नहीं देते हैं साइकेट्रिस्ट, और जो दवाएं देते हैं उनका नशा भी नहीं लगता है, और उनमें मेजॉरिटी दवाइयाँ वो हैं जो सारी ज़िंदगी भी खाते रहें तो कोई हर्ज नहीं है। और जहाँ तक ये बात कि बंद करने के बाद वापस बंदा ख़राब हो जाता है, तो उसकी कुछ एग्जांपल ऐसे है कि जैसे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दवाई लेते रहते हैं आप ठीक रहते हैं, मगर अगर अचानक से दवाइयाँ बंद कर दें तो ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। शुगर का मसला है, शुगर की बीमारी के अंदर भी दवाई लेते रहें कंट्रोल में रहती है शुगर, मगर छोड़ दें तो अचानक से बहुत बढ़ जाती है। तो ये है कि दवाई लेते रहें, आप ठीक रहते हैं, बीमारी क्योर हो जाती है, और इसका कोई नशा नहीं होता, और सुलाने वाली दवाइयाँ भी नहीं होती। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। और सारी ज़िंदगी भी लेनी पड़े, कभी कभार लेनी पड़ती हैं सारी ज़िंदगी। लोगों को ये होता है ना कि आदत लग जाती है बॉडी को दवाइयों की, फिर दवाइयाँ अगर आप नहीं लोगे तो फिर आपको वही सब कुछ दोबारा बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसलिए ज़रा लोग मेरे ख्याल से अवॉइड भी करते हैं। तो फिर आप ठीक भी नहीं रहेंगे। ये आपको सोचना है कि ठीक रहना है कि दवाई खानी है। ठीक है, अगर दवाई लेने से बंदा ठीक रहता है, सारे परेशानियाँ आपकी ठीक है, तो क्या हर्ज क्या है दवाई लेने। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही बात कर रहे थे कि हम लोग देखते हैं कि हम अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि अपनी ज़ात पर या अपने इर्द गिर्द जो हमारे वो लोग हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, उनसे हम उस तरीके से कनेक्टेड नहीं है, तो हम समझ नहीं पाते कि जो अगला बंदा है जो हमारे बहुत करीब है वो कौन से दौर से गुजर रहा है या क्या उसको परेशानी है, ना हमें पता होता है, और फिर जो है वो हम उसको उस तरीके से हेल्प आउट भी नहीं कर पाते हैं। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, देखते रहिए बनाम सरकार। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं हम बढ़ती हुई जो ख़ुदकुशी का रुझान है उसके हवाले से, और हम लोग देखते हैं कि इस्लाम में जो है वो ख़ुदकुशी को हराम करार दिया गया है। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोगों के दिमाग में ये थॉट आता भी है, तो सिर्फ इस बात को बुनियाद बना के कहीं ना कहीं वो रुक भी जाते हैं कि अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो हम कर लेते, लेकिन मतलब यही एक बुनियादी वजह है कि हम नहीं कर पा रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो बड़ा ज़रूरी है कि शरीयत हमारी इस बारे में क्या कहती है, इस्लाम क्या कहता है, इस पर भी जो है वो मौक़िफ़ लिया जाए। तो इस वक्त उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुफ्ती साद ख़ान मौजूद हैं और इसके साथ साथ ये डायरेक्टर हैं आई क्वेस्ट के भी, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा मुफ्ती साहब, हम देखते हैं कि ख़ुदकुशियों का जो रुझान है वो बढ़ता ही जा रहा है, स्पेसिफ़िकली ख़ुदकुशी के बारे में इस्लाम कहता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसे आपने कहा कि ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ता हुआ जा रहा है, और हमारे यहाँ मैं पहले से एक्सप्लेन कर दूँ, हमारे यहाँ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ गरीबी की वजह से ख़ुदकुशी होती है या अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने की वजह से ख़ुदकुशी होती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन वजूहात से। तो ये पाकिस्तान के मसाइल हैं कि नौकरी ना मिलना। इवन मैं आपको ऐसे ममालिक दिखाऊँ कि जहाँ बढ़ता हुआ, जापान में ऐसा रेशो है ख़ुदकुशी का बढ़ता हुआ, जहाँ वेल डेवलप कंट्रीज़ हैं। इवन आप देखते होंगे बॉलीवुड एक्टर्स जिनको सब कुछ फेम, सब कुछ मिल गया है, आपकी मीडिया इंडस्ट्री से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एक पीक लेवल पर आकर ख़ुदकुशी कर लेते हैं। तो इस्लाम तो डायरेक्ट कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है इस्लाम का, ख़ुदकुशी के खिलाफ ये गुनाह कबीरा है। मन कतल नफ्सन, कि किसी ने किसी नफ्स को कत्ल किया, चाहे दूसरे को चाहे अपने को, किसी इंसान का कत्ल करना, दूसरे का भी कत्ल किया वो भी कबीरा गुनाह है, अबदन वो जहन्नुम में रहेगा,
और अगर अपने आप को भी कत्ल किया उसकी भी सेम टू सेम यही सज़ा है, क्योंकि वो खुद भी एक इंसान नफ्स है और दूसरे को भी कत्ल करना उसकी भी ये सज़ा है। तो इस वजह से बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है इस्लाम का इस हवाले से कि ख़ुदकुशी एक तो ये अल्लाह की रहमत से मायूस होना है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाह से रहमत से मायूस होना कुफ्र है, तो मुसलमान कभी भी अल्लाह से मायूस नहीं होता। अच्छा, जैसे आपने बात की है ना, हम लोग ये देखते हैं कि लोग, एक तो ये वाली बात होती है कि ख़ुदकुशी हराम है, फिर बहुत सारी चीज़ें हमें सुनने को भी मिलती हैं कि जो आपकी रूह है वो उस तरीके से वो कहीं बीच में रह जाती है, उस तरीके से मतलब आपकी मग़फ़िरत नहीं होती, आपका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया जा सकता। इस पर रोशनी डालें, ये क्या है? जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें हमारे यहाँ इस पर बड़ी बातें होती हैं। और रिसेंटली आपने देखा होगा जब मौलाना तारिक जमील साहब जो है, जो एक मशहूर और मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, उनके बेटे का जब ये वाक़या सामने आया, बग़ैर पहले तो रिसर्च के, जो कि एक बहुत ही गलत बात है कि जब भी आपके सामने कोई बात आए तो उसकी रिसर्च करें कि वो सुसाइड था भी नहीं था, क्या वजूहात थी, तो लोगों ने उसको सोशल मीडिया पर शेयर करने लग गए। खैर बाद में मौलाना तारिक जमील साहब ने खुद इस बात को डिक्लेयर किया कि वो एक सुसाइड था, लेकिन ड्यू टू द रीज़न्स, मेडिकल कंडीशंस उनकी सही नहीं थी, वो एक बीमार थे, तो वो अभी से नहीं थे, बहुत पहले से चलते हुए आ रहे थे। तो मैं उस सिनेरियो को याद करके सब एक बात करूं कि लोगों ने ना मुख्तलिफ़ किस्म के आरा देने लग गए फेसबुक पे कि जो ख़ुदकुशी करता है उसकी लिए दुआए मग़फ़िरत नहीं होती, क्योंकि वो दुआ भी उन्होंने कराई थी। जो ख़ुदकुशी करता है उसकी नमाज जनाजा नहीं होती, अच्छी तादाद में लोग नमाज जनाजा में शरीक भी हुए थे। तो ये जो सारी बातें ना, ये हनाफ का मुसल्लमा इस बात पर है कि देखें, किसी को कत्ल करना हो, अपने आप को कत्ल, ये गुनाह कबीरा है, इसका फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। हाँ, ये है कि कोई किसी को कत्ल करेगा वो जहन्नुम की आग में जलेगा। अब गुनाह कबीरा तो और भी बहुत हैं। अगर हम पाकिस्तान में इस तरह नमाज जनाजा नहीं पढ़ाते रहे तो माज़रत के साथ 40-50% नहीं होंगे, तो वो भी गुनाह कबीरा है। नमाज जनाजा दुआए मग़फ़िरत बिल्कुल उसके लिए होगी और उसके लिए दुआएं भी की जाएंगी, साले सवाब होगा तो वो भी किया जाएगा। बाकी उसका फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ क्या फ़ैसला करे। अच्छा, जैसे आपने बात की ना कि अगर ख़ुदकुशी कोई इंसान करता है, कोई, हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे ऐसे कह लें कि कुछ शोबों से, जैसे मीडिया का एक बहुत बड़ा आप कह लें, लोग काम कर रहे होते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई ऐसी सुसाइडल ख़बर आ जाती है कि उस एक्टर ने ये कर लिया या उस एक्ट्रेस ने ये कर लिया, या कोई इंसान या कोई एक्ट्रेस या कोई भी बंदा जो जिसका ताल्लुक़ मीडिया से, वो को पोस्ट भी लगाता है कि वो अंडर डिप्रेशन है या वो उसको एंजाइटी हो रही है, तो लोग उसको हर बार को कमेंट सेक्शन आप खोल लें तो भरा पड़ा होता है कि भाई ये इस्लाम से दूरी का नतीजा है, ये जो है ये इस शोबे की वजह से है, या ये ऐसे कपड़े पहनने की वजह से है, या ये ऐसी हरकतें करने की वजह से। तो मुझे बताएं कि ये सही है, ये वाली जो चीज़ें सारी होती हैं? जी मामला ये है कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये हर शोबे के आदमी को हो सकता है। ये तो अब मेडिकल्स ने प्रूव कर दिया है कि बिल्कुल एक बीमारी है और ये एक बड़ी सीवियर किस्म की बीमारी है। लेकिन मैं हमेशा इसमें एक बात कहता हूँ कि इंसान की दो चीज़ें होती हैं। एक तो इंसान का जिस्म है, हम उसके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, मीडिया वाले हमसे ज़्यादा करते हैं, सही है, अपने आप को खूबसूरत रखने के लिए कपड़े भी, एस्थेटिक जो हम सेंस कहते हैं, फिर मेकअप करके और सब चीज़ें, लेकिन रूह पे कभी मेहनत नहीं होती जो इंसान के अंदर होती है। तो जब इंसान की रूह मुतमईन होगी ना तो उसको एंजाइटी, डिप्रेशन कभी भी नहीं होगी। हम अपनी तमाम तर तवज्जुहात हमेशा ज़ाहिरी, अब इवन तरबियत में, बेटा ये कपड़े पहनो, लोग क्या कहेंगे, कभी बेटे से पूछे अंदर से आप दूसरे के साथ अच्छा करो वरना लोग क्या कहेंगे, आप दूसरे की मदद करो वरना लोग क्या, क्योंकि दूसरे की मदद करना, दूसरे के काम आना, ये इनर फीलिंग को बढ़ाता है, ये आपकी अंदर की मोटिवेशन को बढ़ाता है। हमने पूरी ज़िंदगी अपनी ज़ाहिरी कभी बातनी पर काम किया नहीं। इंसान का सबसे बड़ा जो मैटर है ना, जिसकी वजह से मसा है, वो उसके अंदर के हैं। मैं आपको आसान एग्जांपल दूं, दो तरह की शख्सियात होती हैं। एक साथ वो है जिसको ये दुनिया जानती है, जिसको कि कोई मुफ्ती साहब कहेगा, कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहेगा, लेकिन एक साथ वो जिसको मैं जानता हूँ। तो अब जिसको मैं जानता हूँ अगर वो सही नहीं है ना तो मैं एंजाइटी और डिप्रेशन में हूँ, भले मैं दुनिया के सामने जैसा भी दिख रहा हूँ। तो वो साथ बेहतर करना है और अपना अंदर और बाहर एक जैसा कर लें। अमूमन आपने लोग देखा होगा, हमारे यहाँ कहते हैं कि यार ये शख्स जल्दी बूढ़ा हो गया, परेशानी क्योंकि वो अंदर कुछ और सोचता है, बाहर कुछ और दिखा रहा है, परेशान है लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। ऐसे इंसान एग्जिस्ट नहीं करता। इकबाल कहते हैं ना कि जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। मुझसे लोग कहते हैं यार गुफ्तगू करते हैं लोग पर असर नहीं होता। मैं कहा फिर अंदर से करते ही नहीं।
आप वो चाहते ही नहीं, बस दिखाने के लिए बैठ गए, स्क्रिप्ट मिल गई, आपने वो बात। जब आपकी अंदर की फीलिंग से कोई बात होगी ना तो वो इम्पैक्टफुल भी होगी। आप भी इस फील्ड से हैं तो आपको पता है। तो मैं अब इस तमाम चीज़ जो मीडिया के लोग हैं ना, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं तो उनकी ज़्यादातर अपने ज़ाहिरी उस पर वैल्यू होती है, बातनी पर कभी और भी मेहनत नहीं करते। तो बातनी के लिए मेहनत क्या है? सबसे पहले तो अल्लाह का जिक्र है, नमाज है, कुरान पढ़ना है। अच्छा देखिए, जैसे आपने बात की ना कि इस तरह होता है कि हम बड़े डबल फेस हो गए हैं। दुनिया के सामने कुछ होते हैं, पीछे आप कुछ होते हैं। इंसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, हम उस तरीके से बात नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि डिप्रेस है, परेशान है, जैसे आपने बात की ना कि ऐसा नहीं है कि अगर बेरोज़गारी ही वजह है या बाकी चीज़ें भी वजह है, कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी उसके पास वो सुकून नहीं होता। तो मुझे बताएं कि अगर एक इंसान है जिसको महसूस हो रहा है कि वो डिप्रेशन में है और वो किसी से बात नहीं कर पा रहा, किस तरीके से वो इससे बाहर निकल सकते हैं? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आजकल हमारे यहाँ नौजवान सारे एंजाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। हमेशा याद रखें कि अल्लाह पर यकीन, जब आपकी अच्छा ये बड़ा ना हमें आसान लगता है, मैं कह दूंगा, बड़ा एक छोटा सा गॉड कॉन्शियसनेस, अल्लाह पर यकीन, एक छोटा टर्म। अल्लाह पर यकीन और अल्लाह का यकीन ये रखना कि मेरा रब मुझे देख रहा है, ये बात बहुत छोटी नहीं है। हर वक्त कांस्टेंट इस कैफियत में कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। अल्लाह पर यकीन कि आगे मेरे साथ क्या होगा उससे बेहतर है। देखें हमारा क्या होता है, अब्राहम मैस्लो के भी कवानीन हैं, वो 7 फैक्टर्स, वो कहते हैं सेल्फ सिक्योरिटी। एक आखिरी आता है कि इंसान उस स्टेज पर पहुँचता है कि उसका कोई मुकाबला भी करने वाला नहीं है, कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं, लेकिन फिर भी वो इंसान हर रोज़ सुबह उठता है अपने रब को राज़ी करने के लिए। तो आप जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप जो इस दुनिया के अंदर हैं, आपको अल्लाह पर यकीन है और आपको पता है ये जो फेज़ आया है अगर मेरे रब की तरफ से आया तो फिर क्या टेंशन। अगर मेरा रब, वो किसी बाहू का शेर है, मुझे बड़ा पसंद है, वो पंजाबी शायर, उनका शेर है बड़ा अच्छा कि मेरा यार मेरे दुख विच राज़ी, मैं सुख नू चुल्ले पावा हूँ। अगर मेरा यार मेरे तकलीफ़ में मुझे देख कर राज़ी है ना, खुश है, ये पता है कि ये कैफियत इस वजह से आई कि मेरा रब चाहता, मुझे खुशी चाहिए ही नहीं, मैं खुशी का क्या करूँगा। तो आपको जिस फेज़ में मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा, वो किसी ने कहा ना कि वो मजनू जाता है लैला के घर पे तो दरवाज़ा खटखटाता है, तो लैला पूछती है कौन, वो कहता है मैं, तो कहता है वापस चले जाओ। दूसरी बार जाता है तो फिर दरवाज़ा खटखटाता है कि, और लैला पूछती है कौन, उसने कहा मैं। जब तीसरी बार जाता है तो लैला पूछती है कौन, उसने कहा तुम, तो लैला ने कहा अब तुम मोहब्बत समझो। तो फिर बाबा बुल्ले शाह कहते हैं ना कि मैं ना होवा तू होवे, मैं चला मैं फिरा मैं टुरा तू होवे। तो ये इश्क का जब आता है ना, जब इस्लाम आपने कबूल कर लिया, फिर अपनी मर्ज़ी तो है ही नहीं, फिर तो अल्लाह की मर्ज़ी है, आपने रहना अल्लाह के लिए। एक बड़ी टेंशन फ्री हदीस है ये डिप्रेशन एंजाइटी से भी, लोग गरीबी की वजह, रसूल ने फरमाया जो अल्लाह के थोड़े दिए हुए पे राज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उसके थोड़े अमाल पर राज़ी हो जाए। हमारे यहाँ दुनिया में किसी को बंगला, गाड़ी, शोहरत, इज़्ज़त मिल गई ना, हमारे यहाँ जैसे मैं अपने फील्ड की बात करता हूँ लोगों को कि अल्लामा साहब आपको मुफ्ती साहब भी कहते हैं, सब कहते हैं क़यामत के दिन अल्लाह उनसे ज़्यादा पूछेगा कि भाई तुम्हें सब कुछ अता किया। वो गरीब आदमी जिसको दुनिया पे मुश्किलात हों, उससे इतने सवाल नहीं है, अल्लाह उसके थोड़े अमाल पे भी राज़ी हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको आंखें दी हैं तो आप किसी को डोनेट नहीं कर सकते, लेकिन इसके ज़िम्मन में एक और आंखें दी हैं तो उसको देखना भी वैसा ही जैसे मेरा रब चाहता है। अल्लाह ने हाथ दिए हैं तो हाथ का जुल्म, पता है क्या होता है हमारे यहाँ जुल्म की बड़ी तशरीह है। जुल्म का मतलब ये है कि उस चीज़ को ऑपोजिट इस्तेमाल, टोपी सर के लिए, मैं इसको पैर में पहनूँ तो मैं टोपी के साथ जुल्म करूँगा। हाथ अल्लाह ने दिए अल्लाह के रास्ते में, अगर मैं इसको किसी को कत्ल करूँ, अपने आप को कत्ल करूँ, मैं अपने साथ जुल्म करूँगा, किसी के साथ जुल्म करूँगा। और रसूल ने फरमाया जो जिस हालत में मरता है फिर कब्र में भी उसी हालत में होता है। अगर किसी ने अपनी नस काटी है तो कब्र में नस काटता रहेगा। ये भी याद रखें ख़ुदकुशी के हवाले से कि कोई अपने ऊपर जुल्म व सितम करते हुए मरा है तो कब्र में भी ऐसा होगा, क़यामत के दिन उठाया भी ऐसे जाएगा, डायरेक्ट पहचान लिया जाएगा ये वो है जिसने अपने आप को खुद कत्ल किया है, खुदकुशी की है। तो एंजाइटी, डिप्रेशन से ये है कि जब आप अपने रब से ताल्लुक़ जोड़ेंगे, खालिक से ताल्लुक़ जोड़ेंगे, आप अपनी परेशानियों से खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साद हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं तो ताकि चीज़ों में थोड़ी सी क्लैरिटी भी मिल जाए। होता यही है कि हम बात करें तो ख़ुदकुशी के हवाले से हम देखते हैं कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर आपके पास चीज़ें, आसाइशें कम होंगी तो आगे हिसाब देने में भी आसानी होगी। मुश्किलात और परेशानियां जो हैं वो ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं और वैसे भी कहा जाता है कि दुनिया में आप वैसे ही इम्तिहान देने आए हैं। तो अब ये है कि ये इम्तिहान है, मुश्किल हो आसान हो, किसी को देख कर कि उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। हम लोग देखते हैं कि आजकल इतनी नफसा नफसी है कि ज़्यादातर जो डिप्रेशन होता है या ज़्यादातर एंजाइटी जो होती है वो इसी वजह से होती है कि
मेरे पास ये चीज़ नहीं है, अगले के पास है, या अल्लाह मुझे, मैं कब से मांग रहा हूँ, मुझे नहीं दिया, उसको घर बैठे बिठाए दे दिया, वो इतने कमाता है, मैं तो उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, या मेरे बच्चे सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी थॉट्स जो हैं वो, क्योंकि हम मुकाबलेबाजी में इतना लग जाते हैं कि हम बाकी सारी चीज़ों से इतना दूर हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। और फिर जब इंसान अपने साथ ज़्यादती करता है तो हर चीज़ की एक लिमिट होती है। उसके बाद फिर जब इंसान उस नहज पे पहुंच जाता है कि जहाँ पर वो अपनी जान लेने के बारे में सोच ले, तो मैं और आप खुद ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो इंसान किस जहन या किस कैफियत में उस वक्त होता है। तो अगर किसी भी किस्म की अलामात आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं, किसी दोस्त में या किसी रिश्तेदार में, तो कोशिश करें कि उससे बात करने की कोशिश करें, और उसको बजाय इसके कि उसको बिल्कुल ही आप कट ऑफ कर दें, या बजाय इसके कि आप उसका मजाक उड़ाएं, जो कि बहुत कॉमन है हमारी सोसाइटी में, उसको हेल्प आउट करें। अगर कोई भी बंदा थेरेपी के लिए जा रहा है, सेशंस के लिए जा रहा है, तो उसका मजाक ना उड़ाया जाए कि तुम ज़हनी मरीज़ हो, उसको जाने दिया जाए, क्योंकि वो अपने आप से जंग लड़ रहा है, या अपने ही आप से लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम देखकर आपको अंदाज़ा हुआ होगा, या आपको एक सेकंड थॉट आती होगी या आई होगी कि किस तरीके से जो है, अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो किस तरीके से इसको हैंडल करना है। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।